हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट्स, यानी कि विद्युत एवं चुंबकीय परिपथ। तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि तीन इंडक्टर्स, आप सभी को पता होना चाहिए इंडक्टर होता क्या है। इंडक्टर होता है गाइस, कोई भी चालक तार है उसको पास पास लपेट कर ऐसे कुंडली बना दें तो ये हो जाता है इंडक्टर। ठीक है, इसे हम हिंदी में प्रेरक कहते हैं। इसमें एक गुण होता है जिसे हम इंडक्टेंस कहते हैं, एक दूसरा गुण भी होता है इसमें जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें इंडक्टेंस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। और इस इंडक्टर के तीन इंडक्टर हैं, तीनों का इंडक्टेंस है L1, L2 और L3। ठीक है, श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ा गया है तो कुल इंडक्टेंस कितना होगा। तीन इंडक्टर है, ये पहला इंडक्टर, ये दूसरा इंडक्टर और ये तीसरा इंडक्टर। ठीक है, तीनों का इंडक्टेंस L1 है, L2 है, ठीक है, और उसके बाद में है L3। तीनों को श्रेणी क्रम में, इस तरीके का जो कनेक्शन है ये श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल इंडक्टेंस यानी कि L टोटल, L T जो है कुल इंडक्टेंस कितना होगा। दोस्तों, श्रेणी क्रम में जिस तरीके से प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक उसी तरीके से इंडक्टेंस जो है वो भी आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुल इंडक्टेंस L1, L2 और उसके बाद में प्लस L3। ठीक है, तो तीनों ऐड हो जाएंगे। अब कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में यहाँ पे गिवन है LT इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछ रहा है, श्रेणी क्रम परिपथ का उपयोग कहाँ होता है। विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज श्रेणी परिपथ या जिसे हम श्रृंखला परिपथ भी कहते हैं, उसका उपयोग कहाँ होगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है वोल्टमीटर कनेक्शन। वोल्टमीटर कनेक्शन हमेशा पैरेलल में होता है, समांतर में होता है। कैसे होता है, समांतर में। वोल्टमीटर को हम हमेशा समांतर क्रम में ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो गया गलत। नेक्स्ट है लाइटिंग सर्किट इन होम। घर की लाइटिंग सर्किट, घर का लाइटिंग सर्किट जो है वो भी समांतर में ही जुड़ा रहता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ये ऑप्शन भी हो गया गलत। ठीक है, संट रेसिस्टर इन एमीटर। अब संट रेसिस्टर, संट का मतलब है कि ये संट में जुड़ेगा, जो संट है मतलब वो समांतर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लायर रेसिस्टर ऑफ वोल्टमीटर। गाइस देखिए, वोल्टमीटर में मल्टीप्लायर रेसिस्टर होता क्या है, ये वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर में अगर इस वोल्टमीटर की परास हमें बढ़ानी हो तो एक्चुअल में इसके श्रेणी क्रम में एक मल्टीप्लायर रेसिस्टर यानी कि प्रतिरोध जोड़ा जाता है, और ये हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लायर रेसिस्टर ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का जो मल्टीप्लायर रेसिस्टर है वो श्रेणी क्रम में ही जुड़ा रहता है, तो श्रेणी परिपथ का उपयोग जो है राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है। गाइस, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर परिपथ में जुड़े तीन रेसिस्टर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं R1, R2, R3। समतुल्य प्रतिरोध R टोटल कितना होगा। गाइस, अभी देखिए मैंने आप लोगों को इंडक्टर्स श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हूँ तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। प्रतिरोध के लिए देखिए, अगर मान लो श्रेणी क्रम में आपसे पूछे तो ये होता है श्रेणी क्रम R1, R2 और R3। श्रेणी क्रम में क्या होता है, तीनों आपस में जुड़ जाते हैं। R टोटल श्रेणी क्रम में RS, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में। अभी हमसे पूछा है समांतर क्रम के लिए, तो दोस्तों समांतर क्रम के लिए आप लोग हमेशा याद रखना, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध जो है अपना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। समांतर क्रम के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
अब हमें टोटल चाहिए, 1/8 टोटल नहीं चाहिए, तो 8 टोटल इसको उल्टा करेंगे तो 8 टोटल बराबर क्या आ जाएगा, बराबर अपना ये आ जाएगा 8 टोटल। इसको रिवर्स करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये पूरा का पूरा मान जो है 1/8 में लग जाएगा। ठीक है, 1/8 में, जैसा कि यहाँ ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखी धातु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए यार, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय फ्लक्स जो है वही चुंबकीय क्षेत्र है। एकांक क्षेत्रफल में जितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है वो चुंबकीय क्षेत्र एक तरीके से चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अगर किस में गुजरे, धातु, चुंबकीय क्षेत्र में रखी धातु का टुकड़ा हम यहाँ पे रख दें, धातु का टुकड़ा है, धातु मेटल है, जैसे सपोजिट कि लोहा है, लोहा। तो आपने पढ़ा होगा फेराडे के पहले नियम के अनुसार कि जब भी किसी चालक को, ये धातु क्या है, ये धातु चालक ही तो है, इस चालक को कोई चुंबकीय क्षेत्र काटता है तो इस धातु में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण उसमें करंट उत्पन्न हो जाएंगे। क्या उत्पन्न हो जाएंगे, करंट। ठीक है, अब एक्चुअल में देखिए यार, ये क्या है, धातु का टुकड़ा है, तो उसमें जो करंट उत्पन्न होता है वो यहाँ पे ऐसे सर्कुलर पाथ में उत्पन्न होता है। ठीक है, उस करंट को हम एडी करंट बोलते हैं। उस करंट को क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। एडी करंट, भंवर धाराएं, हिंदी में बोला जाता है भंवर धाराएं। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा है R3 रेसिस्टर का प्रतिरोध मान कितना होगा, R3। R1 यहाँ पे 4 ओम दिया हुआ है, ये 6 ओम है। R3 अननोन है, अज्ञात है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ 24 वोल्ट गिवन है, यहाँ पे 12 एम्पियर गिवन है। ठीक है, दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 वोल्टेज सप्लाई जो है, ये वोल्टेज सप्लाई एक्चुअल में अपनी ये जो कुल यहाँ पे धारा है और इन तीनों का कुल जो तुल्य प्रतिरोध है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। तो 24 वोल्टेज जो है वो बराबर रहेगा अपना करंट, टोटल करंट कितना है 12 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई आर टोटल। अब आर टोटल क्या है, समांतर में 3 प्रतिरोध हैं, तो समांतर में 3 प्रतिरोध के लिए देखिए यहाँ पे जो है हमने अभी फॉर्मूला देखा कि समांतर में कुल प्रतिरोध जो है वो निकालते हैं 1/1/R1 का मतलब है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/ आप लोगों का ये कितना है R3। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए यार, आप लोगों को मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। 12 का क्या कर दो, ये 12 इसके पूरा ब्रैकेट लग के है, तो 12 को क्या कर दो, इधर डिवाइड कर दो। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, और इधर वाला जो है ये 1/, में ये पूरी की पूरी वैल्यूज रहेगी, 1/4 रहेगा। ठीक है, ए प्लस 1/6 रहेगा प्लस 1/R3 रहेगा। अब देखो, अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, मतलब इसको एक तरीके से रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें रेसिप्रोकल ही उल्टा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2, इसको उल्टा कर देंगे और ये पूरा का पूरा मान ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/R3। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं इसको जो है यहाँ पे 1/2 माइनस ये इधर वाली दोनों वैल्यूज 1/2 के क्या हो जाएगी, माइनस में जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली देखिए मेरे पास में ये वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1/12, यानी कि 1/R3 बराबर 1/12। 1/R3 इज इक्वल टू 1/12। इसका क्या मतलब है, दोनों को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो R3 बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध जो है वो क्वेश्चंस जो है किस तरीके से हम सोल्व आउट करते हैं, बेसिक्स अगर आप लोगों को पता है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ के BH कर्व का आकार क्या दर्शाता है। BH
कर्व का आकार जो है हमें क्या दर्शाता है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, ये B है और ये H है। आपने देखा होगा कि ये जो है ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे आता है, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, ये BH वक्र होता है। BH वक्र जो है हमें क्या दर्शाता है? रिलक्टेंस ऑफ द मटेरियल? बिल्कुल नहीं। फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस? नहीं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? यस, बिल्कुल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की चुंबकीय गुण जो है वो हमें बताता है। पुलिंग पावर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल? ये भी नहीं, तो पदार्थ के चुंबकीय गुण को हमें बताता है। ठीक है, इसके अलावा हमें रेजिडुअल फ्लक्स का ज्ञान होता है, रिटेंटिविटी जिसे हम निग्राहिता कहते हैं उसका भी जो है हमें यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस आएंगे अपने नेक्स्ट वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए क्वेश्चन जो है सिंपल सा इतना सा ये पूछा है कि BH कर्व जो है उसका आकार जो है वो क्या दर्शाता है, पदार्थ के चुंबकीय गुण के बारे में वो हमें बताता है। ऑप्शन जो है C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में है परमेबिलिटी में परिवर्तन का कारण क्या है। गाइस परमेबिलिटी में परिवर्तन का कारण होता है फ्लक्स घनत्व। क्या होता है? फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी। क्योंकि परमेबिलिटी क्या होता है? फ्लक्स घनत्व कितना किसी मटेरियल में से, किसी पदार्थ में से गुजर रहा है, उसे हम परमेबिलिटी बोलते हैं। परमेबिलिटी क्या होता है? चुंबकीय पारगम्यता हम इसे हिंदी में बोलते हैं। और कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसमें से जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो कितना गुजर रहा है, उसका जो गुण है उसको बोलते हैं परमेबिलिटी, पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता। तो ये फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन का कारण। ठीक है, विच इज़ द कोज फॉर चेंजिंग द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी अगर फ्लक्स घनत्व बहुत ज़्यादा है तो परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लंबाई वगैरह, क्षेत्र तीव्रता, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इनका इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्लक्स डेंसिटी जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? श्रेणी क्रम में कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है? श्रेणी क्रम में। अब देखो यार, श्रेणी क्रम में आप सभी को पता होना चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में आवेश इन सब के ऊपर समान होगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अलग अलग होता है। V1 होगा, V2 होगा और V3 होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग। बोल रहा है कि प्रत्येक कैपेसिटर पर वोल्टेज ड्रॉप उसकी रेटिंग से कम हो। यस, बात सही है, रेटिंग से कम ही वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। इनकी जो भी रेटिंग होगी ना, रेटिंग, उस रेटिंग से कम वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। V1 V2 का मान इनकी रेटिंग से कम होना चाहिए। अगर रेटिंग से ज़्यादा हो जाएगा तो ये जल जाएंगे। ठीक है, तो रेटिंग से कम होना चाहिए, ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल मान सबसे कम मान से कम हो? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। समान तो कैसे होगा? प्रत्येक कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान नहीं, श्रेणी में समान तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन B जो है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक कैपेसिटर पर वोल्टेज ड्रॉप जो है उसकी रेटिंग से कम होना चाहिए। ऑप्शन B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा। देखो यहाँ वोल्टेज, वाट ये दिया हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश में ऑप्शन है, ये हिंदी में ऑप्शन है। वोल्ट और वाट रेटिंग जब दी हुई हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर एक तो होता है I²R। ठीक है, I²R, और एक आप लोगों ने पढ़ा होगा P बराबर V²/R। इस फॉर्मूले से, सेकंड वाले से, R बराबर क्या आएगा? V²/P। ठीक है, यानी कि हमें इस चीज़ से ये पता चल रहा है कि प्रतिरोध और जो शक्ति है दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट से देखिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा, पावर अगर ज़्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा। अब देखो वोल्टेज सब में समान है, अब पावर जिसमें ज़्यादा होगी ना, सबसे ज़्यादा होगी, उसका प्रतिरोध ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि पावर और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये पावर 60 वाट है, यहाँ 100 वाट है, यहाँ 200 वाट है, यहाँ 500 वाट है, तो 500 वाट इसका सबसे ज़्यादा पावर है, इसलिए इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ रहा है
बंद विद्युत परिपथ में लागू वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। यह किस नियम में कहा गया है? लागू वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप। लागू वोल्टेज जैसे मान लो एक बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है, सेल बैटरी जुड़ी हुई है, और ड्रॉप वोल्टेज मतलब प्रतिरोध के ऊपर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। इसको हम ई से दर्शाते हैं। ये जैसे मान लो E1 है, ये E2 है, सेल है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे V1 ड्रॉप होगा, V2 होगा। इन सभी का योग जो है वो शून्य हो जाएगा। योग जो है वो क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट होगा योग। ये कौन सा नियम बताता है? ये किरचॉफ का दूसरा नियम बताता है। कौन सा? किरचॉफ का दूसरा नियम बताता है। फर्स्ट में ओम्स लॉ नहीं, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ नहीं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी संधि बिंदु पे मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी गलत हो गया। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ द्वितीय नियम या फिर किरचॉफ वोल्टता नियम KVL जिसे हम बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, या फिर किरचॉफ का दूसरा नियम। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस चैप्टर नंबर 3 की जो है मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं यहीं से। आप लोग तैयारी करते रहो, जुड़े रहो हमसे। फिलहाल आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।